जी हाँ दोस्तों, 32 घंटों के बाद में धनखड़ के इस्तीफे के सामने आई असली वजह। पत्नी ने खोली पोल, खुला बंद कमरे का सीक्रेट। धनखड़ अब करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अब तक जो अटकलें मीडिया के जरिए धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की लगाई जा रही है, एक झटके में कैसे वो धराशायी हो गई। आखिर धनखड़ की पत्नी ने ऐसा क्या राज खोला जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे की कहानी एक तरीके से रोंगटे खड़ी करने वाली है। आखिर जगदीप धनखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन सी बात सामने रखने जा रहे हैं, मगर बंद कमरे के सीक्रेट को लेकर के जो अब तक बातें आप अलग अलग माध्यमों से सुनते आ रहे हैं, उस बंद कमरे का असली सीक्रेट है क्या? और आखिर धनखड़ को क्यों 8 महीने से आभास चल रहा था कि उनको हटा दिया जाएगा? विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस शो में वो बिंदु हैं जो अब तक आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं सुने होंगे, और यह खुलासा 32 घंटों के बाद में हो रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि 21 जुलाई के शाम 8:30 बजे अचानक जिस अंदाज में जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया, 9:30 बजे तक उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कराने के लिए मजबूर किया गया। इसके पीछे की कयास, इसके पीछे की अटकलें और इसके पीछे की वजहें मेन स्ट्रीम मीडिया अलग अलग अंदाज में या फिर सोशल और डिजिटल मीडिया पर आप देखते और सुनते आ रहे हैं। अब सोचिए, वो मीडिया जिसे अंदाजा तक नहीं था 9:30 बजे तक कि साहब जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे सकते हैं, 9:30 बजे के बाद अचानक उसके पास खबरों की बाढ़ आ गई। सिर्फ अटकलें थी दोस्तों। 32 घंटों के बाद में जो स्थिति सामने आई है, वो स्थिति दिखाती है कि साहब वो जगदीप धनखड़ जिन्होंने लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक पद पर बैठ करके उसके गरिमा को तार तार तो किया, मगर आखिरी वक्त में यानी कि इस्तीफे से कुछ महीने पहले अचानक उनका हृदय परिवर्तन होता हुआ दिख रहा था। और उस हृदय परिवर्तन के कारण वो जिस अंदाज में जो कुछ फैसला ले रहे थे, उस फैसले की भनक या फिर उस फैसले की जासूसी मोदी और शाह तक पहुंचनी शुरू हुई। शुरू में उनको भी यकीन नहीं हुआ कि साहब वो जगदीप धनखड़ जो अपने राजनीतिक करियर या फिर वकालत के करियर में कहीं नहीं थे, कोई पहचान नहीं थी, हमने उन्हें ये मकाम दिया, पहले एक ऐसे जगह का राज्यपाल बनाया, फिर सीधे उनको उपराष्ट्रपति बना दिया। मगर दोस्तों, आपको बताऊं कि 2025 का फरवरी महीना आते आते जगदीप धनखड़ दरअसल उम्मीद पाले बैठे थे राष्ट्रपति बनने का, और इसीलिए वो पराकाष्ठा जिसे कहते हैं लोकल भाषा में, हालांकि थोड़ा असंवैधानिक वर्ड है, चाटुकारिता, वो अपने आखाओं को, कथित आखाओं के चाटुकारिता में, चरण वंदना में इस कदर लीन होते हुए दिखाई दे रहे थे। उनको उम्मीद थी कि वो राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे द्रौपदी मुर्मू के बाद में, और इसलिए वो सब कुछ करते जा रहे थे। आपने देखा होगा संसद की कार्रवाई से लेकर के बाहर उनके बयानों को, उनका अंदाज को, उनके जेस्चर्स को, सब कुछ देखा होगा। चाटुकारिता की मैं अगर ये कहूं कि किसी संवैधानिक पद पर रह करके पब्लिकली जिसने सबसे ज्यादा संवैधानिक पद की गरिमा को गिराया, तो शायद जगदीप धनखड़ साहब। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं, मगर इस नजरिए से उस चेयर पर रहते हुए सबसे ज्यादा गरिमा इन्होंने ही गिराई थी, और वो भी क्योंकि इनको अपनी लालच थी राष्ट्रपति बनने का। मोदी शाह को था कि हमारा बंदा वहां बैठ करके वो सब कुछ करे जो हम चाहते हैं। बहरहाल दोस्तों, फरवरी महीने में 2025 में संघ की तरफ से इनको मैसेज आया, इनको बोल दिया गया संघ ने कि साहब आप जो सोच रहे हैं वो ना हो पाएगा, आपका अब यहीं तक, इससे आगे आपका नहीं हो पाएगा। यानी कि इनको लग गया कि राष्ट्रपति बनना तो छोड़िए साहब, अब ये कुर्सी भी खतरे में आ गई है। कुर्सी के खतरे में आने के बाद में उनको लग गया कि संघ की तरफ से एक मैसेज है जो कहा जा रहा है, जो मैंने इसको अलग अलग जानकारों के नजरिए से, संघ के जानकारों के नजरिए से, जो सोर्सेज हैं बीजेपी के, संघ के, इनसे जानने वाले, क्योंकि ये बहुत मीडिया फ्रेंडली थी, जगदीप धनखड़ मीडिया फ्रेंडली हैं। आमतौर पर पश्चिम बंगाल में भी जब थे राज्यपाल, तो वहाँ पर मीडिया को बुला बुला करके उनके साथ में बैठना, चाय पीना और इस तरह की बात करना उनका एक तरीके का होता है। बहुत सारे लोग मीडिया फ्रेंडली होते हैं। ये और बात है कि हमारे मोदी साहब मीडिया फ्रेंडली तो है, मगर 11 वर्षों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन मनमोहन सिंह वो कहते थे, लेकिन खुद इनसे बड़ा मौन तो कोई रहा ही नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत तक जुटा नहीं पाए। खैर,
तो मीडिया फ्रेंडली होना और चीजों को बोलना दो अलग चीज है। लेकिन जगदीप धनखड़ को एहसास हुआ कि साहब फरवरी महीने में कि अब उनका बस यहीं तक। उसके बाद में दोस्तों ये करीब मामला होगा मार्च अप्रैल का, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, आज से करीब 4 महीने पहले एक प्राइवेट लंच, उस प्राइवेट लंच पर ये अपने लोगों के साथ में, जिसमें कुछ खास इनके लोग थे, बैठे, बातचीत होती है, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातचीत होती है, जिसमें इनके बैकअप माइंड ये चल रहा था कि साहब हमने जो कुछ किया है जनता उसे माफ नहीं करने वाली। जो बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी शाह के अंधभक्त हैं, उनकी निगाह में भी ये होगा कि साहब ये कितनी बड़ी चाटुकारिता कर रहे हैं, विपक्ष के साथ साथ कितना ज्यादती कर रहे हैं, कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं। और गर्ज देखिए होता क्या दोस्तों, हमारा कोई दोस्त कोई गलती करे, हम उसके पक्ष में खड़े तो होते हैं, लेकिन हमें एहसास होता है यार गलत तो किया इसने। ऐसे इनको भी ये लगने लगा, या बीजेपी वालों को भी लगने लगा, बहुत सारे वोटर समर्थकों के साथ ठीक तो नहीं हुआ। इस चीज को इन्होंने सोचा कि उसको अब आखिर में जाते जाते थोड़ा अपनी छवि सुधारी जाए। और इसलिए जब कई बार इंसान भावुक होता, कई बार आप लोग जो लोग उस शौक को रखते हैं शाम की दवाई वाले, तो कई बार उस लेकर के उस भावुकता में बहुत सारी बातें, बहुत सारी सच्चाई भी बोल जाते हैं। जगदीप धनखड़ ने अपने उन लोगों के बीच में कहा कि साहब राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन मोदी शाह से लड़ने में सक्षम नहीं है। ये जो लाइनें सामने आई मेरे दोस्तों, जब मैंने पता किया तो ये लाइनें बताई गई कि ये लाइनें थी जगदीप धनखड़ की, कि गुजराती लॉबी से लड़ने के लिए, गुजराती लॉबी जिस तरीके से वर्चस्व हर बाई हुक बाई क्रुक करते जा रहे हैं और करते आ रहे हैं, वो वाली थिथरई, यानी कि जिसे कहा जाए कि वो मक्कारी, राजनीतिक मक्कारी राहुल गांधी में नहीं है। सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, विजनरी हैं, विजन उनका बढ़िया है, लेकिन वो देश को एक साफ सुथरी राजनीति दे सकते हैं, देने वाले हैं, उनका विजन बड़ा है। लेकिन सत्ता में बने रहने का जो गुण है, सत्ता में बने रहने की जो रणनीति है, सत्ता को किसी तरीके से अपने पंजे के बीच में गाड़े रहने के लिए जो थिथरई है, वो जो गुजराती लॉबी के पास में, यानी कि सीधे सीधे मोदी शाह की तरफ इशारा था, वो राहुल गांधी उस थिथरई को नहीं करते हैं। यानी कि सीधे सीधे राहुल गांधी की तारीफ करते हुए मोदी और शाह के बारे में कुछ ऐसे शब्द जगदीप धनखड़ ने निकले उनके मुंह से। अब वो बातें क्या कुछ वहां पर चल रही थी, भावुकता में क्या कुछ चीजें थी, जाहिर तौर पर जब आप बैठते हैं कई अपने उन लोगों के साथ में, विश्वसनीय लोगों के साथ में, तो फिर बहुत सारी चीजें आप कह जाते हैं वहां पर। अब उन्हीं में से कोई चीज जाकर के गद्दारी करते हुए किसी और को कोट कर दे तो ये बात तो अलग है। वही गद्दारी हो गई जगदीप धनखड़ के साथ में। हालांकि जगदीप धनखड़ उस बात को कह तो गए, और इसके अलावा भी कई सारी ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी बातें थी जो कि मोदी शाह के लिए आमतौर पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कुछ चीजें किसी एक का दुक्का प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा, या कुछ ऐसे लोग जो कि सोर्सेस के हवाले से कहते, कुछ वो चीजें भी उन्होंने मोदी और शाह के बारे में कही। जाहिर तौर पर जगदीप धनखड़ के साथ जो लोग जबकि वो एक प्राइवेट जगह थी, उस प्राइवेट जगह में जिसे आमतौर पर मीडिया लिख रहा कि बंद कमरे में कॉल आई, फोन कॉल आया, हड़काया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। कोई फोन कॉल जगदीप धनखड़ को नहीं आई, क्योंकि उनकी पत्नी का वर्जन मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अब ऐसे में जो ये बातें सामने गई, उसके बाद में चूंकि फैसला तो पहले से ही था कि साहब जगदीप धनखड़ को लंबा नहीं खींचना है। मोदी शाह, देखो इंसान को पता होता है कि हमें इस शख्स से कब तक फायदा लेना है, और फिर धीरे धीरे उसके बाद में उसके साथ में रवैया वो तब्दील करने लगता है ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। जगदीप धनखड़ के लिए मोदी शाह का फैसला तो पहले से था कि हाँ ठीक है, अब हो गया, इतना हो गया, अब यहां आने वाले दिनों के लिए हम ये करेंगे। और इस बीच में संघ का दबाव मोदी और शाह पर जिस तरीके से संगठन के ऊपर वर्चस्व को लेकर के, खुद मोदी को हटाए जाने को लेकर के, मोदी को हटाए जाने के 75 वर्ष का मतलब है कि अमित शाह भी मुश्किल हो जाएगा उनका गृह मंत्रालय की कुर्सी पर, यानी कि गुजरात लॉबी के सफाया। और इन तमाम चीजों के बीच में मोदी और शाह जैसे अलग अलग जगहों पर, चाहे एजुकेशन से लेकर के, चाहे चुनाव अधिकार आयोग से लेकर के, हर एजेंसी में अपने लोगों को बिठाने का जिनकी पूरी प्रक्रिया चली आ रही थी, जगदीप धनखड़ की जगह इन्होंने बिठाने के लिए सोच लिया। अब ऐसे में जगदीप धनखड़ का, कहते हैं ना दोस्तों, कई बार इमीडिएट कॉज आता है, हीट ऑफ द मोमेंट कुछ होता है जो इंसान से करा जाता है। ये जो बातें मोदी और शाह तक गई, उसके बाद में उन्होंने फैसला डन कर लिया कि अब इनको इस हिसाब से इस्तीफा लेना है जिसमें देश को यह लग जाए कि इनको बेइज्जत करके हटाया गया है, जिसमें धनखड़ को यह लग जाए
कि हमारे रहमो करम पर हैं। और दोस्तों, ये जानबूझ करके सेशन की शुरुआत के पहले दिन उनसे इस्तीफा लिया गया। जानबूझ करके शाम 8 बजे उनसे इस्तीफा लिखवाया नहीं गया। इस्तीफा लिख करके तो उनके पास आया था, साइन करा करके अपलोड करने के लिए कहा गया, जिसे इस्तीफा पर साइन करने के 1.5 घंटे बाद उन्होंने अपलोड किया। ऐसा भी हो सकता था, सेशन के इस सत्र की शुरुआत से पहले ही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दूसरे लोग बैठते और ये कहते कि मानसून सत्र नज़दीक आ रहा है, मेरी स्थिति अब ऐसी है नहीं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते। अपना उत्तराखंड में जब एक बार वो बीमार हुए, उससे पहले उनका अब एंजियोप्लास्टी की बातें जो की जाती हैं उनका जिक्र करते कि अब मैं चाहता हूं कि इस नए सेशन से कि दूसरा इसको संभाले और हमें बहुत मौका मिला, हमने देश की सेवा करने का, मेरा सफ़र यहीं तक, अब मैं आराम करना चाहता हूं। ये कह सकते एक सम्मानजनक विदाई वो ले सकते थे, लेकिन सम्मानजनक विदाई लेने नहीं दिया गया। दोस्तों, मैं आपको अपने पत्रकारिता के करियर का एक वाकया सुनाऊं। किसी में बड़े चैनल में काम कर रहा था, वहां पर किसी बड़े पोस्ट पर बैठे हुए एक शख्स की उससे बड़े पोस्ट के शख्स के अनबन हुई और उसके बाद में उस शख्स ने इस्तीफा देने की पेशकश, इसकी इस्तीफा देकर के वो चला गया। जो बड़े पोस्ट पर बैठे हुए थे उनको लगा कि अरे ऐसे सम्मानजनक तरीके से कैसे जा सकता है। उन्होंने उसको बुलवाया बाकायदा कि नहीं आइए, चीज़ें ठीक की जाएंगी। आने के बाद उसे रखा गया, उस पोस्ट पर बैठे हुए शख्स को उसके 1 महीने बाद में जलील करके उनको निकाला गया, क्योंकि ईगो सेटिस्फाई करना था उनसे बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए उस शख्स को कि सम्मानजनक विदाई हम इनको लेने नहीं देंगे, हम इनको इस मैसेज के साथ में लिखाएंगे। अचानक ऑफिस के ऊपर उनका बैग रखा हुआ था, बैग तक नहीं उठाने दिया गया, नीचे सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचाया गया ताकि एक सम्मानजनक विदाई इनकी ना हो। दरअसल जगदीप धनखड़ की सम्मानजनक विदाई चाही नहीं गई। ये चाहा गया मैसेज जाए कि सेशन शुरू हो, पहले ही दिन हो, पहला दिन का सत्र खत्म हो। दोस्तों, आपने देखा पहले दिन की कार्रवाई ठीक ठाक तरीके से कार्रवाई करा रहे थे, मीटिंग ले रहे थे, सब कुछ हुआ। अचानक उन्होंने वक्त भी मांगा कि साहब ठीक है, सुबह तक का वक्त दीजिए, सुबह इस्तीफा ले। उन्होंने कहा नहीं है अभी। यह स्थिति उत्पन्न की गई। और दोस्तों, उनकी पत्नी ने क्या, अब इस पूरे मामले को लेकर जहां तक मैंने पता करने की कोशिश की कि जगदीप धनखड़, आप देखिए कितनी नाराजगी उनकी है कि वो विदाई समारोह में नहीं आ रहे, वो अपनी विदाई नहीं ले रहे हैं सरकार से, या जो प्रक्रिया होती है। दूसरा, अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तीसरा, उनकी पत्नी और उनके भतीजे ने जो बातें कही हैं वो चौंकाने वाली हैं। उनके भतीजे ये कहते हैं कि साहब पूरा गांव, उनका जो गांव था, पूरा का पूरा गांव हैरान है। वो बताते हैं कि उनकी पत्नी आई थी गांव में, 2-3 दिन तक रुकी हुई थी यहां पर, और उन्होंने इस बीच में बड़ी निराशा व्यक्त की थी। वो कहती थी कि साहब ऐसा लगता है कि अब धनखड़ साहब का ख्याल अब रखना पड़ेगा, अब वो आने वाले हैं। इस किस्म के संकेत उन्होंने दिए थे, यानी कि धनखड़ साहब ने इस बात का एहसास अपने घर में करा दिया था कि मुझसे कभी भी इस्तीफा लिया जा सकता है, मुझे पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं धनखड़ साहब ने जेएनयू में 10 जुलाई को ही, अभी 10 जुलाई को कहा था। और शायद दरअसल धनखड़ साहब ने एक वाटर टेस्टिंग करने की कोशिश की थी, वो बयान दे करके कि मैं देखूं इस बयान की प्रतिक्रिया होती क्या है, कि साहब अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। तो दरअसल उनको पता था 2027 तक वो रहने वाले नहीं हैं, लेकिन ये बयान दे करके वो अंदाजा लगाना चाहते थे कि इसके बाद में होता क्या है मेरे साथ में। और दोस्तों, उनके साथ में हो क्या वो चीजें। उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, तबीयत उनकी नासाज थी, लेकिन इतनी भी नासाज नहीं थी। मैं हैरान हूं इस इस्तीफे से। यानी कि अब ऐसी स्थिति में धनखड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। दोस्तों, माना ऐसा जा रहा है कि धनखड़ साहब, उनकी पत्नी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहुत सारे लोग क्या सराहना कर रहे हैं कि मोदी और शाह की ऐसी पोल पट्टी खोल देंगे जिसके बाद में मोदी और शाह चेहरा दिखाने लगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, धनखड़ साहब शायद ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि धनखड़ साहब में वो रीढ़ की हड्डी नहीं है। वोकल बहुत हैं, अगर रीढ़ की हड्डी होती तो शायद एक संवैधानिक पद पर बैठ करके उस वक्त, क्योंकि इंसान की पहचान कब होती है, जब आप अच्छे वक्त में होते हैं। तो आपके फैसलों से, जब आप किसी पद पर होते हैं, आपके फैसलों से आपकी परख होती है, आप इंसान नीच हैं या आप इंसान बहुत अच्छे हैं। जब आप मुश्किल हालात में होते हैं तो आप कदमों में तो रहेंगे ही। तो जब आप अच्छे वक्त में थे, जब आप फैसले ले सकते थे, मैनेज कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपने अपनी राष्ट्रपति बनने की चाहत में चरण वंदना करते रहे, संवैधानिक पद के गरिमा को तार तार करते रहे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि धनखड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्यपाल मलिक बन जाएंगे।
ये भी खुद को बताते हैं जाट। अब देखिए सोच तो, इनकी थितरई पर 150 राज्यसभा के सांसदों को इन्होंने निकाल दिया था। उसके बाद में इनके अंदाज को लेकर के सांसद नाराज होकर के उसी संसद के परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और किसी शख्स ने, होता है दोस्तों आमतौर पर किसी विरोध प्रदर्शन में आप जाइए, वहां क्या कुछ नहीं होता, लोग गाना गाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग ड्रामा करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्ले किया जाता है वहां पर। वैसा ही अंदाज संसद के परिसर में था। एक सांसद ने इनकी मिमिक्री कर दी कि साहब देखिए ऐसे ऐसे करके उनके अंदाज में। इस पर इतने आहत हो गए थे, ये कहते थे ये मेरा अपमान नहीं है, ये सिर्फ पद के गरिमा को नहीं गिराया इन्होंने, बल्कि मेरे जाट समुदाय का, किसान समुदाय का अपमान। के देखिए थिथरई का अंदाज तो देखिए इनका और बीजेपी का। ये गलत करें तो संविधान का अपमान नहीं है, लेकिन इनकी गलती पर कोई पॉइंट आउट कर दे तो इनकी जाट समुदाय का अपमान हो जाता है, किसान समुदाय का अपमान हो जाता है। ये अंदाज था। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने वाले तो नहीं, मुझे लगता करेंगे भी तो कुछ हिसाब से बोलने वाले नहीं, क्योंकि अपना रिटायरमेंट का पैकेज तो इनको मिलने का रहा, अपना बुजुर्गी वाला स्टेज ये खराब नहीं करना चाहते हैं। सत्यपाल मलिक की स्थिति आप देखिए, क्या कुछ कर दिया सरकार ने उनके खिलाफ। जिन आरोपों को लगाया उन्होंने, जिन चीजों को उजागर किया, उसी केस में उनको फंसा दिया ईडी के जरिए। बेचारे अस्पताल में उनके खिलाफ जांच पड़ताल चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जिसमें बंद कमरे में जो कुछ कहा धनखड़ ने, उसकी जासूसी मोदी और शाह तक गई। और उसी वक्त यह हुआ कि साहब तय हो गया कि मानसून सत्र के पहले दिन इनका सफाया। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।